नमस्कार साथियों, पिछली चर्चाओं में हमने बौद्धकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी और साथ ही साथ इसके परिचय पर, इसके लक्षणों पर और बौद्धकालीन शिक्षा की पाठचर्या पर चर्चा की थी। आज की यह चर्चा बौद्धकालीन शिक्षा पर की गई अंतिम चर्चा होगी। इसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा का ये भाग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चर्चा में बात करेंगे बौद्ध शिक्षा के एक विशेष पक्ष की, यानी स्त्री शिक्षा की, और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस विशेष पक्ष यानी स्त्री शिक्षा को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध काल में यूँ तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी, परंतु उस काल में स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। ठीक है, आगे बौद्ध काल के प्रारंभ में तो बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामति और अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उनके प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उस काल में स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति कठोर नियमों का पालन करना होता था। सहशिक्षा मठों एवं विहारों में होती थी और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। देखो, बौद्ध काल में जब नई शिक्षा की शुरुआत हुई तब बौद्ध मठों में व विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में बुद्ध की विमाता और उनके प्रिय शिष्य के कहने पर स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति प्रदान की। किसने? बुद्ध ने अनुमति प्रदान की। इनकी शिक्षा मठों में और विहारों में सबके साथ होती थी, लेकिन इनके रहने का जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। ठीक है, फिर भी बहुत कम बालिकाएं इसमें प्रवेश लेती थीं, क्योंकि संघ के नियमों का पालन करना एक कठिन कार्य था। ठीक है, कुछ विद्वान इस युग की विदुषी महिलाओं जैसे शील भट्टारिका, विजयांका, प्रभु देवी जो कवयित्री थी उस समय की, रानी नायिका और रानी प्रभावती गुप्त जो राजनीति की विद्वान थीं। ठीक है, सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा जो धर्म विशेषज्ञ थी और सम्राट हर्षवर्धन की बहन शास्त्रार्थ में जो निपुण थी, इनके नामों को बताकर यह बताने का असफल प्रयास करते हैं कि उस युग में स्त्री शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। इस काल में स्त्री शिक्षा और भी पिछड़ गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे व्यावसायिक शिक्षा के पहलू पर। व्यावसायिक शिक्षा बौद्ध काल में कला कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। यह काल भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। यह उस काल में मतलब बौद्ध काल में बच्चों को अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी, है ना। जिसमें रुचि है, जिसके अंदर जैसी क्षमता है, उसके अनुसार, उसके गुण के अनुसार, है ना, उसकी क्षमता के अनुसार वैसी ही इसको शिक्षा दी जाती थी, कला कौशल सिखाया जाता था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में ऐसा उल्लेख है कि उस काल में बौद्ध भिक्षुओं को कताई बुनाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था और अन्य छात्रों को कृषि, पशुपालन और वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। वाणिज्य मतलब व्यवसाय से संबंधित, कॉमर्स यानी। ठीक है, उस काल में चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण कला आदि शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी, है ना। मतलब चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण, कुछ भी इनमें से कोई भी चीज़ बालक सीखना चाहे तो इनमें से कोई भी शिक्षा को सीख सकता था, इनमें से कोई भी कला को वह सीख सकता था। ठीक, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में 18 शिल्पों यानी शिल्पों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन मिलता है। उस काल में भिन्न भिन्न मठों में अलग अलग शिल्पों की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10 शिल्पों की व्यवस्था थी। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसमें 10 शिल्पों की व्यवस्था थी, 10 शिल्पों की कला सिखाई जाती थी। उस काल में आयुर्वेद का ज्ञान काफ़ी विकास हुआ, आयुर्वेद के ज्ञान का काफ़ी विकास हुआ था। वैद्यराज धन्वंतरी और चरक एवं शल्य चिकित्सक जीवक और सुश्रुत इसी काल में हुए थे। ठीक है, जो बड़े बड़े जो अपने अपने क्षेत्र में महारथी थे चारों, ये इसी काल में हुए थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। बौद्ध काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो साथियों, इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक
बौद्धकालीन शिक्षा समाप्त हुआ। कल से हम एक नए टॉपिक मुस्लिम कालीन शिक्षा से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।